का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, जो कि स्थिति में नहीं था कि वो परीक्षा दे सके। माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया। मेरा ईमेल आईडी जो है, वो सोशल मीडिया पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक-दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया। मुझे विदेशों से भी दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के मेल आए। बिहार से काफ़ी सारे बच्चे मुझे मेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था ही नहीं थी। ये जीआरसी जो थी, ये उच्च स्तरीय कमिटी थी, जिसने कि बच्चों की हर समस्या का समाधान करने में बहुत ही मदद की। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश सिन्हा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस दौरान कोविड-19 से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अपने अपने घर चले गए थे। दूर दराज के लोग हैं, अधिकतर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल और यूपी बिहार के लोग पढ़ते हैं। लेकिन उन सभी छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी उस वक्त, जब यूनिवर्सिटी ने अचानक कहा कि आप लोगों को ओपन बुक एग्ज़ाम ऑनलाइन देना होगा। लेकिन जो दूर दराज गाँव में जो छात्र रहते थे, उनके पास ये समस्या थी कि ऑनलाइन कैसे दिया जाए, क्योंकि गाँव में तो इंटरनेट उतनी बढ़िया है नहीं। तो उनके सामने ये था कि भाई इंटरनेट तो बढ़िया है नहीं, तो कैसे एग्ज़ाम दूँ। तो उन छात्रों की ये समस्या को जो निजात दिलाया है, वो आकाश सिन्हा ने दिलाया है। उनके लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके लिए लड़ा और आखिरकार उन सभी छात्रों को उन समस्या से निजात मिला जो वो चाहते थे। क्या था पूरा मामला, इन्हीं से जानेंगे। आकाश जी, क्या था वो पूरा मामला लॉकडाउन के दौरान, जिस वक्त कहा जा रहा है कि पूरे देश को बचाने के लिए कोविड-19 से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अचानक कह रही है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन उन लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई जो गाँव में रहते थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। क्या था पूरा मामला, समझाइए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब लॉकडाउन 1 लगा, तो किसी को नहीं पता था कि ये कितने दिनों तक ये लॉकडाउन लगने वाला है। तो छात्र जो हैं, जैसे ही सुनने में आया कि लॉकडाउन होने वाला है, सारे छात्र अपने छात्रावास को छोड़ कर के घर चले गए। जो जिस लॉज में रहते थे, पेइंग गेस्ट में रहते थे, सब अपने-अपने घर, अपने गाँव चले गए। अब वैसी अवस्था में ज़्यादातर छात्र जो हैं, अपने किताब और स्टडी मटेरियल जो उनके पास था, वो अपने साथ लेकर के नहीं जा सके। तो इस दौरान अचानक से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया, जबकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स ये डिसाइड कर रहे थे कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये निर्णय ले लिया कि हम लोग ओपन बुक टेस्ट करवाएंगे। अब ओपन बुक टेस्ट में दो तरह की समस्याएं थी। एक तो बच्चों को पढ़ाई हुई नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं था कि परीक्षा में क्या लिखना है। दूसरी बात, ओपन बुक में हम देंगे कैसे जब हमारे पास किताब नहीं होगी। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक पोर्टल बनाया था। उसी पोर्टल के माध्यम से बच्चे परीक्षा दे सकते थे। उसमें एक निश्चित समय पे आपको लॉगिन करना है। उसी पोर्टल पे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसे लिखना है, अपने हाथ से लिखना है पेपर पे, फिर उसकी स्कैनिंग करनी है और फिर उसे अपलोड करना है उसी पोर्टल पे। ये सब कुछ 3 घंटे के भीतर करना था। अब समस्या ये थी कि कई सारे छात्र, कुछ छात्र जम्मू एंड कश्मीर से थे, जहाँ पे इंटरनेट बाधित है। कुछ छात्र बिहार के सुदूर गाँवों से आते हैं, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। कुछ लेह लद्दाख में है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, कुछ यहाँ तक कि मुझे अफ़गानिस्तान। बिहार के तो मेन सिटी में भी इंटरनेट उतनी अच्छी नहीं है जिससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं इंटरनेट बिल्कुल, से। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में समस्या ये है कि हर जगह पे ब्रॉडबैंड का फाइबर गया नहीं है। ब्रॉडबैंड का फाइबर अगर गया भी है, तो अगर किसी को सड़क पे एक स्पीड ब्रेकर भी बनाना है, तो वो ज़मीन कोड़ करके वो फाइबर तोड़ देता है। और बिहार से अधिकतर डीयू में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब तबके से हैं, निचले जी, स्तर के हैं। जी, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि 2 तरह के छात्रों का वर्ग तैयार हो गया। एक ऐसे छात्र का वर्ग जो दिल्ली में रह रहा हो, किसी बड़े शहर में रह रहा है, उसके पास ब्रॉडबैंड है, 4G है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। दूसरी तरफ एक ऐसा छात्र का वर्ग था जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, जिसके पास किताब नहीं है, संसाधनों का घोर अभाव है। दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा से छात्रों के लिए एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ पे हर कोई पढ़ सकता है। गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, किसान का बच्चा भी पढ़ सकता है, हर जगह के बच्चे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कभी अमीर और गरीब के बीच में प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता था। लेकिन ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ओपन बुक एग्ज़ाम करने का निर्णय लिया, ये एक बड़ा ही इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन क्रिएट हो गया, जहाँ पे एक तरफ हैव्स हैं, एक तरफ हैव नॉट्स हैं। एक तरफ जो समृद्ध बच्चे हैं, जिनके पास हर सुख सुविधा है, वो चाहते थे एग्ज़ाम हो वो और चाहते बिहार थे। यूपी के लोग चाहते थे तो एग्ज़ाम ना हो। छात्रों का एक ऐसा वर्ग था
जो कि जिसने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्च करके विदेशों में कुछ किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त कर लिया है, या जिनका प्लान था चलो हमें कनाडा जाना है, हमें यूएस जाना है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो चाहते थे कि परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि स्थिति में नहीं था कि वो परीक्षा दे सके। हाँ, तो केशव जी, पहले मुझे इन मुद्दों से बहुत ज़्यादा मुझे कोई जानकारी थी नहीं इन मुद्दों की, और चूँकि हम लोग सीरियस कामों में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई छोड़े हुए 10-12 साल हो गए, तो इन इन मुद्दों से मैं काफ़ी हद तक अनभिज्ञ था। फिर अचानक से हमारे पास कुछ बच्चे आए, हमारे पास कुछ पिटिशनर्स आए, जिसमें एक अनुपम बोल करके हमारे मेन पिटिशनर थे, वो बिहार के मोतिहारी के हैं। तो उन्होंने मेरे एसोसिएट के थ्रू मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि बहुत समस्या हो रही है और एक पिटीशन आप कृपया डालिए। आप भी बिहार के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा पैतृक घर मुंगेर हुआ। मुंगेर के रहने वाले हैं आप? जी, तो तब तक भी मुझे बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इस बारे में ये बात पता थी कि कुछ पिटिशन्स दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ़, और वो डिसमिस हो चुके थे। फिर भी जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और कहा कि नहीं आप एक बार इसको फ़ाइल करके देखिए, तो मैंने कहा कि चलो करके देख लेते हैं। तो हमने केस फ़ाइल किया और हमारा सौभाग्य था शायद कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया। अब इस बीच एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हुआ। ये हुआ कि मेरा ईमेल आईडी जो है, वो सोशल मीडिया पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक-दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया, और वो मुझे अपनी समस्याएँ बताने लगे। और जब मैंने लोगों की समस्याओं को पढ़ना शुरू किया कि किसी के घर में जो सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा था उससे घर चल रहा था, किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, कोई किराए के घर में रहते हैं, कोई बरसाती में कोई बच्ची रहती है, उसे परीक्षा देना है, वो कैसे देगी? कहाँ से उससे ज़्यादा मेल आया? अ, ये कह पाना थोड़ा-सा कठिन होगा केशव जी, क्योंकि मुझे विदेशों से भी दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के मेल आए। बिहार से काफ़ी सारे बच्चे मुझे मेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था ही नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो दूसरे अब अपने मित्रों के ज़रिए, अपने अभिभावकों के ज़रिए लोग हम तक बातें पहुँचाने लगे। फिर जब हमने देखा कि भई ये समस्या बहुत बड़ी है, करीब 24 घंटे के अंतराल में मेरे पास करीब 1,500 से ज़्यादा ईमेल आए, कुछ ट्विटर पे लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू किया। अगले दिन फिर से मामला उच्च न्यायालय के पास लगा था। हमने जाकर के कोर्ट में बताया कि बहुत तरह की समस्याएँ हैं और इनका ओवरनाइट इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात है 7 जुलाई की। 10 जुलाई से हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि वो परीक्षाएँ कंडक्ट करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी समस्याओं का संज्ञान लिया। हमने करीब 1,500 ईमेल का कंपाइलेशन कोर्ट के पास जमा किया, और मैं दाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय की कि उन लोग जजेस ने सारे ईमेल्स को पढ़ा, छात्रों की समस्याओं को समझा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बाध्य हो गई एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए। मतलब जो जुलाई में थी एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम फाइनली अगस्त में जाकर के शुरू हुए। तो अब इस दौरान काफ़ी बहस हुई, काफ़ी आगे पीछे हुआ। यूनिवर्सिटी इस बात पे अड़ी रही कि हम पोर्टल के माध्यम से ही परीक्षा कंडक्ट करेंगे, हम बच्चों को एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे। हमारा ये कहना था कि सुबह 7 बजे किसी गांव में या किसी छोटे से तबके में साइबर कैफ़े भी नहीं खुलता है, और इन लोगों ने एग्ज़ाम का वक्त रख दिया था सुबह के 7 बजे से। और उतनी बड़ी संख्या में है भी नहीं। और इतनी बड़ी संख्या में है नहीं, और साइबर कैफ़े है भी तो साइबर कैफ़े में इंटरनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग आज भी बिहार में काफ़ी जगह काफ़ी बार ऐसी समस्याएँ होती है कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने आप बैंक जाते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि लिंक डाउन है। लिंक डाउन है। अगर आप रेलवे का टिकट कटाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं आरक्षण कराने के लिए, आपको ये कहा जाता है लिंक फेल है। हमने ये सब समस्याओं से हाईकोर्ट को अवगत कराया। हाईकोर्ट ने फाइनली मेरे ख्याल से करीब 20 या 25 बार तारीखें लगी, बहस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बहुत हमें अपोजिशन झेलना पड़ा। वो अपनी जगह पे बहुत अड़े हुए थे, वो किसी तरह का चेंज नहीं करना चाहते थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों को राहत देते हुए ये निर्णय लिया कि 3 घंटे के बजाय एग्ज़ाम 4 घंटे का हुआ। 3 घंटे बच्चों को परीक्षा लिखने का समय दिया जाएगा, 1 घंटा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए, आंसर शीट स्कैन करने के लिए और उसको अपलोड करने के लिए। दूसरी समस्या ये थी कि बच्चे पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, 4G के बिना नहीं कर पा रहे थे।
तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी व्यवस्था कर दी कि जो बच्चे पोर्टल पे नहीं जा सकते हैं, उनके ईमेल आईडी पे क्वेश्चन आ जाएगा और वो अपने आंसर शीट को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरनेट की व्यवस्था उतनी ज़्यादा व्यापक ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि बच्चे फ़ोन से ही, अगर बच्चों के पास कैमरा वाला फ़ोन है तो बच्चे उसी से आंसर शीट्स को स्कैन करके भेज सकते हैं। तो इस तरीके से छात्रों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हुई। कुछ ऐसे भी छात्र थे, मेधावी छात्र थे, जिनको विदेशों में बहुत ही नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्राप्त हो गया था। कुछ ने घर बेच करके, कुछ ने लोन लेकर के वहाँ पे पैसे जमा कराए थे और उनके उनका एकेडमिक ईयर बर्बाद होने की स्थिति हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। तो हमने ऐसे छात्रों का मुद्दा भी हाई कोर्ट के पास उठाया और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दे दिया जाए, इनके आंसर शीट्स का मूल्यांकन प्रायोरिटी पे किया जाए और डायरेक्ट विदेश में जो यूनिवर्सिटी है उसको ये बता दिया जाए कि हाँ भाई, बच्चा पास हुआ है या फेल। तो इस वजह से काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी या जिन्होंने लोन लेकर के विदेशों में एडमिशन लिया था, वो भी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पाए। एक और छात्रों की बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आपने कहा कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो अगले साल दे दीजिएगा। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि बच्चे का 1 साल जो है, उसके आने वाले जीवन पे बहुत प्रभाव डाल सकता है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें परीक्षा पास करना है, फिर कोई नौकरी जॉइन करनी है। तो ये लोग सहायता कर नहीं रहे थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय को इस बात से भी अवगत कराया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय की एक रिटायर्ड जस्टिस प्रतिभा रानी को जीआरसी का चेयरमैन बनाया और सीनियर एडवोकेट्स को उसका मेंबर बनाया गया। यूनिवर्सिटी के तरफ से भी 2 लोगों को उसका मेंबर बनाया गया और इसका नाम दिया गया ग्रीवांस रिड्रेसल सेल। तो ये जीआरसी जो थी, ये उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिसने कि बच्चों की हर समस्या का समाधान करने में बहुत ही मदद की। अगर ऐसा नहीं होता तो हर अलग बच्चे को हर अलग समस्या के लिए हाईकोर्ट में जाकर एक रिट फाइल करनी पड़ती। कुल मिलाकर बच्चों को आपके द्वारा निजात मिल गया उन समस्याओं से जो उनके सामने थे। एग्ज़ाम कैसे दिया जाए? केशव जी, मैं यही मानता हूँ कि मैं एक माध्यम था। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम वेरा कॉजा लीगल में जो हमारा फर्म है, इसके सारे लॉयर्स, हमने दिन रात मेहनत की। कई बार हम लोग रात के 2 बजे 3 बजे तक हम एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते थे, रात के 3 बजे फाइल करते थे और सुबह 9 बजे हम उसकी बहस करते थे। तो हर इंसान को जीवन में कभी कभी मौका मिलता है कि वो अपने समाज के काम आ सके। मेरे विचार से इस लॉकडाउन के समय में हमें एक अवसर मिला और हम सिर्फ एक माध्यम थे। बाकी तो हम सदा आभारी रहेंगे माननीय उच्च न्यायालय के। रिलीफ तो उन्होंने ही दिया। साफ तौर से सीनियर एडवोकेट आकाश सिन्हा के माध्यम से ही बिहार और यूपी के जो बच्चे थे, खास करके बिहार के बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की समस्या बहुत बड़ी थी कि उनके पास उस तरह के इंटरनेट नहीं है जिससे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जाम दे सके, तो उस समस्या से उन लोगों को कुछ हद तक निजात मिल पाया था। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए। छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि स्थिति में नहीं था कि वो परीक्षा दे सके। माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया। मेरा ईमेल आईडी जो है वो सोशल मीडिया पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया। मुझे विदेशों से भी दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के मेल आए। बिहार से काफ़ी सारे बच्चे मुझे मेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था ही नहीं थी। ये जीआरसी जो थी, ये उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिसने कि बच्चों की हर समस्या का समाधान करने में बहुत ही मदद की।